नमस्कार, के न्यूज के खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। विशाल पंडित आज हम फिर हाजिर हैं देश विदेश की कुछ खास खबरों के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे की। बिहार में नीतीश कुमार का अटकल का दौर जारी है। बीजेपी और नीतीश का रिश्ता कितना मजबूत है और आगे क्या रहेगा बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन का सीन। वहीं पाकिस्तान की जेल से कैदियों के फरार होने की वजह और वहां की जेलों की व्यवस्था पर फोकस करती हमारी रिपोर्ट देखिए। साथ ही घोले आमी सरकार का दमदार एक्शन, जिसको लेकर देवभूमि का सियासी पारा चढ़ गया है। और चलते चलते बात की धरती प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उत्साह और तैयारियों की, तो चलते अब खबरों के विस्तार में। बिहार के सियासत के रंग अलग हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर पारा चढ़ने लगा है। नीतीश कुमार और बीजेपी का रिश्ता कितना मजबूत है और जेडीयू गठबंधन का भविष्य क्या है, इस रिपोर्ट को देखिए। बीजेपी नीतीश के रिश्ते कितने पुराने। नीतीश कुमार का बीजेपी से गठबंधन 1996 में शुरू हुआ, जो पहली बार मोदी से 2013 में टूट गया। जेडीयू ने 2014 का चुनाव जब अकेले लड़ा तो बिहार में महज 2 सीटें मिली। नीतीश ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया और साल 2015 का चुनाव भारी बहुमत से जीता, लेकिन जल्द ही महागठबंधन से उनका मोह भंग हो गया। 2017 में नीतीश वापस एनडीए में चले गए। 2022 में फिर सत्ता परिवर्तन हुआ और नीतीश महागठबंधन के साथ आ गए। 2022 के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ गोलबंदी शुरू कर दी और विपक्ष गठबंधन को आकार देने में जुट गए। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के रवैये से नीतीश खुश नहीं थे और एक बार फिर महागठबंधन से उनका मोह भंग हुआ। आखिरकार नीतीश एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जहां विपक्षी गठबंधन ने सीट बंटवारे को लेकर शुरू कर दी है, वहीं एनडीए में भी अलग अलग क्षेत्रों में टिकट दिए जाने को लेकर चर्चाएं का दौर शुरू है। वहीं सियासी गलियारों से जो खबरें छन रही हैं, उसके मुताबिक जेडीयू भाजपा बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं, तो वहीं कुछ सीटें सहयोगी पार्टियों को भी दी जाएंगी। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने भाजपा से ज्यादा विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। नतीजों में भाजपा 75 तो जेडीयू ने 43 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाने का इंतजार। आपको बता दें कि बीजेपी के कोर एजेंडे से सहमत नहीं है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार में यह खासियत है कि वो राजनीति में आने वाली चुनौतियों को पहले ही भांप लेते हैं। वहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बिहार चुनाव लड़ेगा। बीजेपी नेता ऐसा कहते तो हैं, लेकिन संसदीय बोर्ड के अप्रूवल की शर्त भी जोड़ देते हैं और नीतीश कुमार की कुर्सी पर खतरा भाप जेडीयू नेता बवाल करने लगते हैं। बिहार में बीजेपी का सियासी संघर्ष। 1952 में बिहार में पहली बार चुनाव हुए तो बीजेपी की पूर्ववर्ती संगठन जनसंघ को एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। 1962 में पहली बार बिहार में जनसंघ का खाता खुला, उसे 3 सीटें हासिल हुई। 1967 में जनसंघ 26 सीटों के साथ कांग्रेस और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के बाद तीसरे नंबर पर दल बना। 1980 आते आते जनता पार्टी में बिखराव हो गया और भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई। 1980 के चुनाव में भाजपा को 21 सीटें मिली। 1985 में भाजपा बिहार में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। 1990 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के समर्थन से जनता दल की सरकार बनी। लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने। 1995 में भाजपा 41 सीटें जीती। जनता दल ने इस बार 167 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। साल 2000 पहली बार दिन के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। आपको बता दें कि बिहार में साल 2000 में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में लालू प्रसाद यादव पर लगे चारा घोटाले के आरोपों का असर पड़ा। आखिर आरजेडी की सीटें घटकर 124 आ गई। वहीं भाजपा ने 67 सीटें हासिल की। भाजपा के सहयोगी नीतीश कुमार ने राज्य स्तर पर समता पार्टी को बल दिया और उसे 34 सीटें मिली। बिहार में जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हुई और समता पार्टी के नीतीश कुमार भाजपा और कुछ अन्य दलों के समर्थन से पहली बार मुख्यमंत्री बने। हालांकि उनके पास कुल मिलाकर 151 विधायकों का ही समर्थन था, जो कि बहुमत के आंकड़े से 163 से कम था। इसके चलते नीतीश को 7
अपना पद छोड़ना पड़ा। इस बीच लालू ने कांग्रेस और कुछ अन्य दलों से बात करके बहुमत लायक समर्थन जुटा लिया। इस तरह बिहार की कमान एक बार फिर से राबड़ी देवी के हाथों में आ गई। हालांकि इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार का बिहार की राजनीति मजबूत होना तय हो गया। भाजपा ने भी उनका भरपूर साथ दिया। 2004 के लोकसभा चुनाव में भाजपा जेडीयू ने मिलकर लड़ा। भाजपा को इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस से सिर्फ 7 सीटें मिली। वहीं जेडीयू ने इस चुनाव में 8 सीटें हासिल की। इस चुनाव में काफी टालमटोल के बाद जहां जेडीयू ने 138 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, वहीं भाजपा 130 सीटों पर लड़ने को तैयार हो गई। हालांकि इस चुनाव में रामविलास पासवान नीतीश से अलग हो चुके थे, लिहाजा 243 सीटों पर विधानसभा में आरजेडी को 75 सीटें आ गई। वहीं एनडीए 92 सीटें, जेडीयू 55 और भाजपा 37 में कामयाब हुई। हालांकि किसी को भी अकेले दम पर बहुमत बनाना हासिल नहीं हुआ। रामविलास की लोजपा ने इस चुनाव में 29 सीटें जीतने के बावजूद किसी को समर्थन नहीं दिया। सहमति नहीं बनने पर अक्टूबर में फिर चुनाव हुए। राष्ट्रपति शासन के बाद बिहार में अक्टूबर 2005 में फिर चुनाव कराए गए। एक बार फिर जेडीयू और भाजपा साथ मिलकर लड़े। इस चुनाव में जेडीयू ने जिन 139 सीटों पर चुनाव लड़ा, उन 88 पे जीत दर्ज की। वहीं भाजपा ने अपने रिकॉर्ड को सुधारा और 102 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 55 सीटें हासिल करी। इस तरह एनडीए गठबंधन ने 43 सीटें हासिल करते बहुमत से सरकार बनाई। आरजेडी चुनाव में 54 सीटें हासिल कर पाई। यहीं से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दौर शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। पाकिस्तान के कराची के जिला जेल मालिर से तकरीबन 216 कैदियों के भागने जाने की जानकारी सामने आई है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस और जेल अधिकारियों ने बताया कि शहर में लगातार हल्के भूकंप के झटकों की वजह से मची अफरा तफरी के बीच कैदियों के भागने की घटना हुई है। कैदियों में से कई पहले ही अपने बैरकों के बाहर थे। उन्होंने इस अफरा तफरी का फायदा उठाया और जेल कर्मचारियों पर दबाव बनाया। इसके बाद हिंसक गतिरोध पैदा हो गया। दरअसल पाकिस्तान की 28 जेलों में 1,02,000 कैदी जबरन ठूसे जा रहे हैं। इन जेलों की कुल क्षमता 65,811 कैदियों की है। ये पाकिस्तान की जेलों की क्षमता का 152% है, यानी औसतन एक जेल में करीब 800 कैदी बंद हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। पीओके की जेल से फरार हुए थे 19 कैदी। जुलाई 2024 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके की रावलकोट जेल से 19 कैदी फरार हो गए थे। इनमें से 6 को मौत की सजा सुनाई थी। एक कैदी ने पहरेदार से लस्सी बैरक तक लाने के लिए कहा था। जब पहरेदार लस्सी देने पहुंचा, तब कैदी ने बंदूक तान कर उसे दबोच लिया और उसकी चाबियां छीन ली। इसके बाद कैदी ने बाकी बैरक का ताला भी खोल दिया था। फिर सभी कैदी मेन गेट की तरफ भागे। इस दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक कैदी की मौत हो गई थी। 2012 में पाकिस्तान के बन्नू शहर में 400 कैदी जेल से फरार हो गए थे। पाकिस्तान की जेलों में कितने कैदी? पाकिस्तान में कुल 128 जेलें हैं। सबसे आसान क्षेत्र बलूचिस्तान प्रांत में 12 जेलों में 2,971 कैदी हैं। सिंध की 22 जेलों में 22,499 कैदी हैं। पंजाब की 43 जेलों में 61,813 कैदी बंद। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की 7 जेलों में 764 कैदी हैं। गिलगित बाल्टिस्तान की 5 जेलों में 372 कैदी बंद हैं। वहीं अशांत क्षेत्र खैबर पख्तूनख्वा की 69 जेलों में 13,364 कैदी हैं। जेलों में बड़ी तादाद में विचाराधीन कैदी, उनके मामलों का निपटारा न होना संख्या बढ़ने की बड़ी वजह है। पाकिस्तान के कराची में सोमवार देर रात को ऐसा हंगामा हुआ कि पूरा शहर दहल गया। मालिर जिला जेल, जिसे लोग बच्चा जेल भी कहते हैं, वहां से 216 कैदी फरार हो गए। आपको बता दें कि ये साधारण जेल नहीं था। दरअसल ये एक फिल्मी सीन जैसा था, जिसमें भूकंप के हल्के झटकों ने जेल को जंग के मैदान में बदल दिया। जानकारी के मुताबिक कराची में 2 दिन में 11 हल्के भूकंप के झटके लगे हैं। इन झटकों से जेल की दीवारें कमजोर हो गयीं। उस समय जेल के सर्कल नंबर 4 और 5 के 600 से ज्यादा कैदी अपनी बैरकों से बाहर थे।
अचानक आए भूकंप के झटके ने तफरी मचा दी। कैदियों ने इस मौके का फायदा उठाया और जेल कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि जेल के अंदर और आसपास गोलियां चलने लगी। पास के रिहायशी इलाके में दहशत फैल गई और नेशनल हाईवे समेत कई रास्ते बंद कर दिए गए। पुलिस और रेंजर्स तुरंत हरकत में आए। आनन फानन में आसपास के गांवों और बस्तियों को सील कर दिया। मस्जिद में ऐलान किया गया कि लोग भागे हुए कैदियों को पकड़ने में मदद करें। मंगलवार सुबह तक 80 से ज्यादा कैदियों को दोबारा पकड़ लिया गया और संदिग्ध मददगारों को भी हिरासत में लिया गया। पाकिस्तान के अधिकारियों का दावा है कि भूकंप इस जेल ब्रेक का कारण नहीं है, लेकिन इसकी टाइमिंग ने सभी को चौंका दिया है। वहीं जेल परिसर के अंदर और आसपास भारी गोलाबारी की खबर है, जिससे आसपास के रिहायशी इलाकों में दहशत फैल गई है। पुलिस और रेंजर्स द्वारा इलाके की घेराबंदी किए जाने की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई मार्गों को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। उधर मालिर में मस्जिदों से ऐलान किए गया कि जिसमें भागे हुए कैदियों को गिरफ्तार करने में जनता से सहयोग की अपील की गई। पाकिस्तान की जेलों के क्या है हालात? पाकिस्तान की जेलें भीषण संकट के दौर से गुजर रही हैं। पाक का जेल सिस्टम बिल्कुल चरमरा गया है। यहाँ की जेल की स्थिति ऐसी हो गई है कि छोटे छोटे अंधेरे गंदे कमरों में बड़ी संख्या में कैदियों को ठूसा जा रहा है, जिसमें वो आराम से लेटकर सो भी नहीं सकते। जेलों में न ही कैदियों के कमरे साफ होते हैं, न ही परिसर में सफाई होती है। कैदियों को पीने को साफ पानी उपलब्ध नहीं है, न ही भरपेट शुद्ध भोजन। आपको बता दें कि पाकिस्तान में हालात दिन ब दिन बेकाबू होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार के लिए स्थिति संभालना अब मुश्किल होता दिख रहा है। यह घटना न केवल पाकिस्तान की जेल व्यवस्था गंभीर सवाल उठाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि देश के भीतर कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी नाजुक हो चुकी है। मालिर जेल जैसी हाई सिक्योरिटी जेल में इस तरह की बगावत यह संकेत देती है कि आंतरिक संकट गहरा रहा है। स्थिति पर निगरानी जारी है। स्पेशल के न्यूज़ इंडिया। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तान की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में लगातार हो रहे घोटालों को लेकर विपक्ष सरकार पर तरकश के तीर चला रहा है। वहीं धामी सरकार भी घोटालों को लेकर फुल एक्शन में नजर आ रही है। हरिद्वार की बहुचर्चित जमीन घोटाले की बात करें तो अब धामी सरकार ने दोनों आईएएस और एक पीसीएस अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर दी है। डीएम करमेन सिंह और आईएएस वरुण चौधरी को निलंबित कर दिया गया है। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तराखंड के हरिद्वार में घोटाले को लेकर धामी सरकार सख्त नजर आ रही है। सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए कई बड़े अफसरों पर कार्रवाई कर दी है। इस मामले में 2 आईएएस और एक पीसीएस अफसर सहित 12 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है कि 15 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ में खरीदा गया। यह घोटाला हरिद्वार नगर निगम में हुआ। निगम ने एक ऐसी जमीन खरीदी जो किसी काम की नहीं थी, उसे भी बहुत ऊंचे दाम पर खरीदा गया, जबकि हरिद्वार नगर निगम को जमीन की कोई खास जरूरत भी नहीं थी। जमीन खरीदने के नियमों का भी पालन नहीं किया गया। ऐसा लगता है कि नियमों को ताक पर रखकर यह घोटाला किया गया। जांच के बाद रिपोर्ट मिलते ही सरकार ने तुरंत कार्रवाई की।
हरिद्वार के जिलाधिकारी करमेन सिंह, पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी और एसडीएम अजय वीर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता बिष्ट, कानून गो राजेश कुमार, तहसील प्रशासनिक अधिकारी कमल दास और वरिष्ठ वैदिक सहायक विक्की को भी सस्पेंड किया गया। देखिए, हरिद्वार का जो घोटाला है ये अपने आप में एक बड़ा घोटाला है और राज्य सरकार की नज़र के सामने उन्हीं के द्वारा नियुक्त किए गए जिलाधिकारी और दूसरे नगर आयुक्त और पीसीएस अफसर के द्वारा ये घोटाला अंजाम दिया गया है। तो ऐसे में सरकार की और नौकरशाही के बीच में जो सामंजस्य है और सरकार की जो पकड़ नौकरशाही पर होनी चाहिए थी, ये उसका खुलासा भी होता है इन बातों को लेकर के। आज जिस तरीके से सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम पे जो एक्शन लिया है, जिसमें 2 आईएएस अधिकारी, 1 पीसीएस अधिकारी समेत 12 अन्य जो कर्मचारी हैं विभाग के, उन लोगों को सस्पेंड किया है, तो निसंदेह ये एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन अगर इस पर सवाल तब खड़े होते हैं क्योंकि जब उत्तराखंड में पहले भी ऐसा हुआ, जब भाजपा नीति सरकार में ही त्रिवेंद्र रावत ने NH-74 घोटाले में 2 आईएएस अधिकारियों को सस्पेंड किया और उसके कुछ समय के बाद जब शासन की एक और जांच बैठी तो उस जांच में उनको क्लीन चिट दे दी गई और उनकी पुनर्बहाली हो गई। तो इसी प्रकार से अगर राजनीतिक फेस सेविंग के लिए अगर इन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है तो फिर ये कोई बहुत अच्छा इसका राजनीतिक लाभ सरकार को मिलेगा ऐसा तो नहीं दिखाई देता। लेकिन हाँ, अगर यह निर्णय वास्तव में भ्रष्टाचार पर प्रहार किया गया है तो इसके दूरगामी परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, देखिए, पुष्कर सिंह जी का संकल्प है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार उन्होंने देनी है और उसी को लेकर के वो काम कर रहे हैं। कोई भी भ्रष्टाचारी हो, कोई भी गलत कृत्य करने वाला हो, जेल की सलाखों के पीछे होता है, उसका निष्कासन भी होता है, उसको निलंबन भी किया जाता है। तमाम ऐसे लोग जो, क्योंकि ये भ्रष्टाचार एक नासूर की तरह है और बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है, बहुत पुराना लोगों के, ये अधिकारियों के या कर्मचारियों के या लोगों के मुंह लगा हुआ ये खून है भ्रष्टाचार का, जिसको धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब जो है खत्म कर रही है। और 150 से ऊपर लोगों को जो गलत तरीके से भ्रष्टाचार करते हुए पाए गए या गलत तरीके से नकल करवाते हुए पाए गए या किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार करवाते हुए अगर पाए गए तो उनको जेल की सलाखों के पीछे धामी सरकार ने डालने का काम किया है। तो ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, जीरो टॉलरेंस की सरकार देने का काम कर रही है और इस तरीके के लोग जो गलत कृत्य करते हैं उनके अंदर एक जो है भूचाल सा मचा है, एक भगदड़ सी मची है कि धामी सरकार किसी को भी गलत काम करने का कोई मौका नहीं दे रही है। मामला साल 2024 का है। उस वक्त राज्य में कई स्थानों पर नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव हो रहे थे। नगर निगम का पूरा सिस्टम नगर आयुक्त के पास था। उस वक्त हरिद्वार नगर निगम में तैनात नगर आयुक्त वरुण चौधरी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। हरिद्वार जनपद में आचार संहिता के इस दौरान नगर निगम ने 33 बीघा जमीन खरीदी थी। किसी उद्देश्य से इस जमीन को खरीदा गया था ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। जिस जगह यह जमीन थी उसी जगह और उसके आसपास नगर निगम पहले से ही कूड़ा डंप करने का काम कर रहा था। आरोप है कि इस जमीन की कीमत 15 लाख रुपए बीघा थी, लेकिन निगम और जिले के कुछ अधिकारियों ने कृषि भूमि को 143 में दर्ज करवाकर सरकारी बजट से 58 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। फिर मामला इतना बड़ा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंचा। मुख्यमंत्री की ओर से जांच के आदेश दिए गए। सचिव रणवीर सिंह चौहान को जांच सौंपी गई। अब तक 3 अफसरों पर सहित कुल 12 अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं, जिसको भाजपा धामी सरकार में भ्रष्ट अधिकारियों पर बड़ा एक्शन बता रही है और विपक्ष सोची समझी साजिश। घोटाला सामने आया और जांच में ये साफ हो गया है कि सरकारी धन की बंदरबाट हुई है। इसमें कई अधिकारियों पर जो है जांच की आंच आई थी और मजबूरी में मुख्यमंत्री को आज कार्रवाई करनी पड़ी है, क्योंकि आज ही कांग्रेस पार्टी वहां पर प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना दे रही है और लगातार विपक्ष इस मुद्दे को उठाने का काम कर रहा है। सवाल यह है कि जीरो टॉलरेंस की बड़ी बड़ी बातें इस प्रदेश में हो रही हैं और लगातार भूमि घोटाले सामने आ रहे हैं। जांच में जो है घपले सामने आ रहे हैं। राजधानी देहरादून में भी आपने देखा कि नगर निगम में बड़े बड़े भूमि घोटाले सामने आए, लेकिन आज तक किसी दोषी पर कार्रवाई नहीं हुई है। सवाल यह है कि ये भूमि के घपलेबाज संरक्षण में किसके इशारे पर जो है इतने बड़े बड़े घपले कर रहे हैं, जनता को जो है चूना लगाने का काम कर रहे हैं। अब जांच की आंच निश्चित तौर पर कुछ लोगों पे गिरी है, लेकिन सवाल यह है कि दोषियों को सजा सरकार दिलवा पाती है या केवल जो है इस कार्रवाई तक ये मामला सीमित रहता है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और ऐसा पहली बार देखने में आया है कि जहां पर जो हमारे प्रदेश के मुखिया सीएम धामी ने कोई
उचित कार्रवाई की है। ऐसा नहीं है कि हरिद्वार का ये पहला प्रकरण हो। हम धामी के इस कार्य की सराहना करते हुए उनसे ये भी निवेदन करते हैं, आशा करते हैं कि इस प्रकार के जितने जो घोटाले, जमीन घोटाले देहरादून में हुए हैं, देहरादून के तहसील में पड़े हुए हैं, देहरादून के और जगहों पर, रजिस्ट्रेशन की जगहों पर पड़े हुए हैं, उनकी भी बड़ी स्तर पर जांच पड़ताल करें और जो दोषी अधिकारी हों और जो दोषी लोग हैं उन पर उचित कार्रवाई करें। खास बात यह है कि जिस दौरान यह जमीन खरीदी गई तब नगर निगम हरिद्वार में प्रशासक के तौर पर जिलाधिकारी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। ऐसे में यह मामला और भी गंभीर हो जाता है, जबकि सरकार इस मामले में शासन सचिव रणवीर सिंह चौहान को जांच अधिकारी नामित कर चुकी थी। इस तरह आने वाले दिनों में सरकार कुछ और दूसरे बड़े फैसले ले सकती है, जिसमें बड़े अधिकारियों को लेकर भी जिम्मेदारी बदलाव से जुड़ा निर्णय हो सकता है। मुख्यमंत्री धामी की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यह कदम न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश है, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही की नई मिसाल भी है। धामी के आज इस फैसले से कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेट्स में मनमानी और भ्रष्टाचार को लेकर डर साफ देखा जा सकता है। इस एक्शन से कई आला अधिकारी मीडिया से भी दूरी बनाए हैं। देखना होगा अब ये डर भ्रष्टाचार की डगर में कितना खरा साबित होता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अयोध्या की धरती एक बार फिर इतिहास रचने जा रही है। राम मंदिर निर्माण के पहले चरण के बाद दूसरे अध्याय की भव्य शुरुआत हो चुकी है। 3 जून से लेकर 5 जून तक राम दरबार सहित कई देवालयों की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। अयोध्या में राम मंदिर के एक और अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। इस चरण में मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार सहित अन्य देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि के प्रथम तल पर भगवान श्री राम, माता सीता और अन्य देवताओं की मूर्तियों की प्रतिष्ठा का महाअनुष्ठान पूरे वैदिक विधि विधान के साथ संपन्न हो रहा है। फिलहाल अयोध्या की हर गली, मंदिरों, सड़कों को सजा दिया गया है। जगह जगह भगवा ध्वज, फूलों की सजावट, रंगोली और दीपों की रोशनी से रामनगरी जगमग है। 29 अप्रैल को राम मंदिर के शिखर पर 42 फीट ऊंचा धर्म ध्वज दंड स्थापित किया गया, जिससे मंदिर की कुल ऊंचाई 203 फीट हो गई है। 5.5 टन वजन का ये ध्वज दंड पीतल से बना है और इसे 60 कुशल कारीगरों ने 7 महीने में तैयार किया। इसकी अनुमानित आयु 100 वर्षों तक मानी जा रही है। 5 जून को गंगा दशहरा है और राम दरबार के मुख्य कार्यक्रम का मुहूर्त अभिजीत है, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। ये मुहूर्त सुबह 11:25 से 11:40 तक है। वहीं सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजामों के बीच श्रद्धालुओं का सैलाब अयोध्या में उमड़ पड़ा है। हर कोने पर पुलिस तैनात है और हाईटेक सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी हो रही है। मकराना के शुद्ध सफेद संगमरमर से बनी भगवान राम और माता सीता की मूर्तियां विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। 3 जून मंगलवार की सुबह से ही राम मंदिर परिसर में मूल अनुष्ठान शुरू हो गया। 101 वेद पाठी पुरोहितों की टोली विशेष मंत्रोच्चार के साथ सभी अनुष्ठानों का संचालन कर रही है। इसी के साथ सूर्य मंदिर, जानकी माता मंदिर और हनुमान मंदिर की मूर्तियों की स्थापना प्रक्रिया भी आरंभ हुई। ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह 5 जून को अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पूरा अनुष्ठान सुबह 11 बजे से लेकर 11:40 के बीच संपन्न किया जाएगा। इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिमाएं राजस्थान के मकराना के शुद्ध सफेद संगमरमर से गढ़ी गई हैं। इन मूर्तियों को स्थापित कर भक्तों को दर्शन का सौभाग्य प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि में चल रहे इन अनुष्ठानों को लेकर भक्त और श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आ रहा है। अयोध्या नगरी एक बार फिर भक्ति के रंग में रंगी हुई है और देश विदेश से श्रद्धालु इस पावन अवसर का हिस्सा बनने के लिए राम मंदिर पहुंच रहे हैं। ये आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के गौरव को भी दर्शाता है। कहां-कहां स्थापित होंगी प्रतिमाएं? ईशान कोण शिवलिंग, अग्नि कोण श्री गणेश, दक्षिण मध्य महाबली हनुमान, नैऋत्य कोण सूर्यदेव,
वायव्य कोण माँ भगवती, उत्तर मध्य माँ अन्नपूर्णा, मुख्य मंदिर प्रथम तल श्री राम दरबार, दक्षिण पश्चिम परकोट शेषावत। आपको बता दें कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने कार्यक्रम से पहले ही अयोध्या को हाई अलर्ट पर रखा है। आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी एटीएस के कमांडो और बख्तर बंद वाहनों को मंदिर परिसर के चारों ओर तैनात किया गया है, जिसे रेड जोन घोषित किया गया है। 3 शिफ्टों में 24 घंटे निगरानी की जा रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।